Hello everyone, now I am going to discuss chemical kinetics. Chemical kinetics 12th का चैप्टर है। ये 12th का चैप्टर होने के कारण बोर्ड में भी इसे 4 to 5 मार्क्स आते हैं और नीट के एग्जामिनेशन में 2 सवाल रहता है, समटाइम्स 3 भी है, 2 सवाल। तो ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। 12th में 5 चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। 5 चैप्टर 12th में। इसको पहले स्टडी किया जाता है बच्चे के हेल्प के लिए, ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए बात। काइनेटिक्स पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर सॉलिड स्टेट, फिर सरफेस केमिस्ट्री। इस तरह से एक बना हुआ है ट्रैक। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इन दिस हेडिंग ए प्रोसेस इज गवर्न बाय द रेट। गवर्न बाय द रेट। इस अध्याय में किसी भी प्रोसेस को रेट चलाता है। केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस होगा तो प्रोसेस को कौन चलाएगा? रेट। क्या होता है रेट अभी नहीं मालूम है, आगे बोलेंगे। वी डोंट नो व्हाट इज रेट। रेट डिफाइन करेंगे। अभी रेट कोई एक शब्द है, टर्म है। गवर्न करने का मतलब क्या होता है? चलाना, शासन करना। तो काइनेटिक्स में रेट प्रोसेस को चलाता है, छड़ी लेके खड़ा रहता है, कहता हो तो हो, रुक तो रुक, चलो तो चलो, रुक तो रुक। कौन करता है ये? रेट। तो इस अध्याय में इन दिस हेडिंग ए प्रोसेस इज गवर्न बाय द रेट। ऑन द अदर हैंड इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इज गवर्न बाय द एनर्जी। आप 12th स्टडिंग यदि बच्चे हो तो 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, 12th पास आउट बच्चे हो तब तो जानते हो। थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ते हो तो वहाँ पर रेट नहीं बोलते, वहाँ एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी बहुत तरह का होता है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप्स। enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of fusion, enthalpy of bond dissociation, so many, enthalpy of neutralization। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप इंथैल्पी बोलिए, गिब्स एनर्जी बोलिए, इंट्रॉपी बोलिए या इंटरनल एनर्जी बोलिए, सभी एनर्जी है। तो जिस तरह से थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस को एनर्जी चलाता है, काइनेटिक्स में उसी को रेट चलाता है। यदि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, एनर्जी टर्म को हटा लो और उस सभी जगह पर रख दो किसको? रेट को, काइनेटिक्स हो जाएगा। तो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में यही फर्क है कि काइनेटिक्स में प्रोसेस को चलाता है, गवर्न करता है रेट, और थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस को चलाता है एनर्जी। हियर ऑल्सो वी टॉक अबाउट फिजिबिलिटी लाइक थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब क्या? होने वाला प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। तो थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी क्या है? थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी है, थर्मोडायनामिक्स में आप सभी बच्चे पढ़े हो, आता भी आपको, कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल होता है थर्मोडायनामिक्स में? जिसका गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव हो। जब गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव हो तो प्रोसेस फिजिबल। और आप इसको इस तरह से बोलते हो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। शुड तो आता भी नहीं है, ये अंग्रेजी का टर्म सब है, शुड, मस्ट, मे, कैन। तो यहाँ पर बोला जाता है कि थर्मोडायनेमिकली किसी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी मस्ट बी निगेटिव। तो जब डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है थर्मोडायनेमिक्स में। सिमिलरली काइनेटिक्स में भी प्रोसेस फिजिबल होता है और नहीं फिजिबल होता है। थर्मोडायनेमिक्स में यदि इसका वैल्यू निगेटिव है तो प्रोसेस
फिजिबल स्पॉन्टेनियस। और थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सिमिलर है, तो यहां पर क्या है सो देखिए, द प्रोसेस में बी काइनेटिकली फिजिबल, फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, काइनेटिकली फिजिबल होगा और काइनेटिकली नॉट फिजिबल नॉन स्पॉन्टेनियस। काइनेटिक्स के हिसाब से भी प्रोसेस फिजिबल होगा और प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस फिजिबल होता है और फिजिबल नहीं भी होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में सभी जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव है तो प्रोसेस फिजिबल, पॉजिटिव है तो नॉट फिजिबल। काइनेटिकली फिजिबल मीन्स रेट इज फास्ट, फास्ट चाहिए रेट, नॉट फॉर वेरी स्लो रेट। काइनेटिक्स कहता है कि वो प्रोसेस फिजिबल है काइनेटिक्स से जिसका रेट फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं। काइनेटिकली नॉट फिजिबल मीन्स रेट इज नियर टू जीरो। अब इस बात को समझिए, नियर टू जीरो क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, किसी भी बिल्डिंग किसी भी घर में रस्टिंग ऑफ आयरन 1-2 दिन 10 दिन में नहीं होता है, सालों साल में होता है, 20 साल 25 साल पर रस्टिंग होता है। अब समझो कोई केमिकल रिएक्शन आज शुरू हुआ, अब 20 साल के बाद प्रोडक्ट दे रहा है वो रस्टिंग, उसको रेट केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है लेकिन काइनेटिक्स कहते हैं हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अब एक और बात देखो, हम लोग का पूर्वज पहले मंकी थे, हम लोग ह्यूमन हैं, तो मंकी से ह्यूमन बनना ये प्रोसेस हुआ है लेकिन बहुत स्लो, तो इसको काइनेटिक्स नहीं मानता है। काइनेटिक्स कहता है कि जिसका रेट नियर टू जीरो, जीरो नहीं होता है, ये सब बहुत अच्छे से टेंस टू जीरो नॉट जीरो, नियर टू जीरो, तो काइनेटिकली वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन काइनेटिकली फिजिबल नहीं है। क्या रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता है? होता है। क्या काइनेटिक्स उसको मानता है? नहीं है। तो काइनेटिकली फिजिबल क्या होना चाहिए? जो प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जैसे H2 है, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको डिसोसिएट कर रहे हैं वाटर और O2 में, ये काइनेटिकली फिजिबल होगा क्योंकि इसका स्टडी करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन स्टडी नहीं करते हैं। तो काइनेटिकली वो प्रोसेस फिजिबल होता है जिसका रेट फास्ट हो, नॉट फॉर वेरी स्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी प्रोसेस को गवर्न कौन करता है? एनर्जी। काइनेटिक्स में किसी प्रोसेस को गवर्न कौन करता है? रेट। कौन सा रेट? वेरी स्लो, नियर टू जीरो नहीं, फास्ट। अब इस तरह का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये डिसोसिएट कर रहा है, गैस ये सब होता है, मैंने लिख रहा हूं, ये प्रोसेस तो हो रहा है, इसका स्टडी होता है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब तरह का रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है, नॉट फॉर वेरी स्लो। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो प्रोसेस है। तो काइनेटिकली फिजिबल मीन्स वैसा प्रोसेस जो थोड़ा फास्ट हो, नॉट फिजिबल मीन्स जिसका रेट नियर टू जीरो। तो थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स में फर्क क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस को कौन चलाता है? एनर्जी। काइनेटिक्स में कौन चलाता है प्रोसेस को? रेट। रेट नहीं जानते हैं, आगे बोलेंगे कि रेट क्या है। अभी हमें ये रट लेना है कि काइनेटिक्स का कोई भी प्रोसेस होगा वो गवर्न कौन करेगा? रेट। और थर्मोडायनेमिक्स में, अब थर्मोडायनेमिक्स को क्यों ला रहे हैं? 11 में आपने पढ़ रखा है, 12th पास आउट है तो कोई मामला ही नहीं है, तो रिलेट कर देंगे काइनेटिक्स को कैसे हम लोग। तो जो काम एनर्जी करता है थर्मोडायनेमिक्स, वही काम काइनेटिक्स में कौन करता है? रेट। रेट करता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। जैसे अभी हम लोग अभी हम लोग देखे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी प्रोसेस को रेट गवर्न करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेट नहीं जानते हैं। व्हाट इज रेट? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? अभी आगे करेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का। तो मैं लिखा हूँ, एक सवाल लिखा हूँ, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? मैं आपसे सवाल कर दिया, आपसे कोई सवाल कर दिया, बताओ 12th स्टडिंग में हो, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स।
तो केमिकल काइनेटिक्स वही बात लिखेंगे जो मैं अभी आपको समझाया हूँ। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच रेट गवर्न्स द प्रोसेस। उसी बात को लिख दिए सवाल में कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें प्रोसेस को कौन चलाता है, रेट। तो रेट जब प्रोसेस को चलाए तो केमिकल काइनेटिक्स, जब एनर्जी प्रोसेस को चलाए तो थर्मोडायनामिक्स। दोनों सेम ही चैप्टर लगभग हो जाता है, बस एक जगह एनर्जी एक जगह रेट। अब मैं बोला कि प्रोसेस को चलाएगा रेट। अब प्रोसेस को रेट चलाएगा तो केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं होगा प्रोसेस कैसे चलेगा। जैसे A प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बना रहा है P, यह एक प्रोसेस हुआ, A B दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोसेस हुआ या केमिकल रिएक्शन हुआ। तो मैं इसमें आगे ये लिख रहा हूं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिएक्शन मीन्स कोलिजन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स या स्पेसीज व्हिच लीड्स टू प्रोडक्ट। ये दोनों जब तक आपस में कोलिजन नहीं करेगा, कोलिजन आपस में टक्कर नहीं करेगा, प्रोडक्ट में लीड नहीं करेगा। और जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं, रेट कैसे डिटरमाइन होगा कि ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहा है कितने देर में, 10 मिनट में, 2 दिन में, 4 दिन में, कितने दिन में, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिएक्शन मीन्स कोलिजन, रिएक्शन का मतलब है कोलिजन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स व्हिच लीड्स टू प्रोडक्ट। फॉर रिएक्शन 2 थिंग्स आर नेसेसरी। किसी भी रिएक्शन के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, किसी भी रिएक्शन के लिए। और जब तक रिएक्शन नहीं होगा रेट नहीं आएगा। तो रेट तब जब रिएक्शन हो, कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा तो उसका रेट क्या डिटरमाइन कीजिएगा, रेट तब ना जब प्रोसेस हो। तो किसी भी रिएक्शन के लिए 2 चीज जरूरी है, 2 थिंग्स आर नेसेसरी, कोलिजन इन प्रॉपर वे, देयर शुड बी ए प्रॉपर रिएक्शन साइट। किसी भी रिएक्शन के लिए 2 चीज जरूरी है। पहला कोलिजन होना चाहिए प्रॉपर वे में, और दूसरा देयर शुड बी प्रॉपर रिएक्शन साइट। ये दोनों चीज को समझ लीजिए। जब तक रिएक्शन नहीं होगा रेट नहीं आएगा, और रिएक्शन होना मतलब कोलिजन। आगे चल के जब आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, वहीं पर कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर पढ़ेंगे एक्टिव कोलिजन, पैसिव कोलिजन। वो अभी नहीं पढ़ रहे, अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर का। फिर वो पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स को 2। तो किसी भी रिएक्शन के लिए 2 चीज जरूरी है, कोलिजन इन प्रॉपर वे और देयर शुड बी ए प्रॉपर रिएक्शन साइट। इसको समझ लीजिए। जैसे कोलिजन इन प्रॉपर वे, आप मॉलिक्यूल को रखते हैं इस तरह से। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं ये पॉइंट को कि क्या है प्रॉपर वे, क्या है और रिएक्शन साइट क्या है, इसको समझिए थोड़ा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। यह एक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या हुआ, H2 प्लस I2 गिव्स HI। इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये नहीं होगा रिएक्शन में, ऐसे लिख दिए, ये रिएक्शन लीड करेगा। ऐसे यदि लिख दिए तो ये रिएक्शन लीड करता है। अब ये 2 तरीका है लिखने का, ऐसे भी लिखिए ऐसे भी लिखिए। इसको बोलेंगे कि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है, सही से आपने मॉलिक्यूल को नहीं रखा है स्पेस में, ये सही ओरिएंटेशन है। तो ये हो गया प्रॉपर वे। इसको आप ऐसे भी समझिए, जैसे ए है, एच है, ऐसे। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, वो लास्ट में ये सब एग्जाम्पल है मैं समझाने के लिए। अब जैसे ये दोनों रिएक्शन करेगा, ये कोलिजन करेगा, तो इस तरह का यहाँ पर चीज होता है। आप ये इसके बीच में नज़दीकी बढ़ेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में,
और इसके बीच में ये बॉन्ड ब्रोकन होगा। ये दिखला रहा हूं कि ये बॉन्ड ब्रोकन हो रहा है, इस दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ रहा है, इसके बीच में ब्रोकन हो रहा है, और ये लीड कर जाएगा, ये दोनों इस तरह HI और ये HI ऐसे गया, ये रिएक्शन लीड करेगा। तो दोनों में क्या फ़र्क है? इस तरह से लिखने का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इस तरह से लिखने का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन। और जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं तो रिएक्शन नहीं। अब रही प्रॉपर रिएक्शन साइट, उसको सही से रिएक्शन का जगह दीजिए। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बच्चे तुम खाना खाते हो, तुम्हारा खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, ब्रेन में कि स्टमक में? तो सीधे बोलिएगा स्टमक में होता है ना। तो स्टमक इज प्रॉपर साइट ऑफ फूड, खाने का प्रॉपर साइट कहाँ है, जगह कहाँ है? स्टमक, वहाँ डाइजेशन होता है, ना कि ब्रेन में। तो प्रॉपर साइट का मतलब रिएक्शन कहाँ पे जाके रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा और वो प्रोडक्ट में। तो दो चीज़ होना चाहिए, एक तो सही से ओरिएंटेशन कीजिए और उसको जगह दीजिए। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रेट नहीं आएगा। तो किसी भी रेट को डिटरमाइन करने के लिए तो चाहिए ही, रेट के लिए चाहिए ही कोलिजन। और कोलिजन के लिए दो चीज़ चाहिए हमें, एक उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन करिए और एक प्रॉपर रिएक्शन साइड दीजिए, तब जाके हमारा प्रोडक्ट लीड करता है। किसी भी प्रोसेस को गवर्न करने के लिए लॉ दिया गया है। इन ऑर्डर टू गवर्न ए प्रोसेस लॉ इज प्रोवाइडेड। प्रोसेस को चलाने के लिए लॉ दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स में, कॉल्ड फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। प्रोसेस को गवर्न करने के लिए लॉ दिया गया है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसी तरह सिमिलरली यहाँ भी काइनेटिक्स में लॉ दिया गया है जिसको बोला जाता है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ केमिकल। फंडामेंटल पोस्टुलेट का मतलब होता है चैप्टर विशेषांक, चैप्टर का एकदम सबसे बेसिक चीज़, सबसे सिंपल, जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, चैप्टर विशेषांक। तो फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है क्या ये? तो फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। ये तीनों एक ही टर्म है, तीनों में से कोई रहेगा, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, फंडामेंटल पोस्टुलेट है केमिकल काइनेटिक्स का, चैप्टर विशेषांक है, जिसमें इन व्हिच रेट इज रिलेटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। इन ऑर्डर टू गवर्न ए प्रोसेस, प्रोसेस को चलाने के लिए लॉ दिया गया है सिमिलर टू थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स क्या है? रेट लॉ है, रेट इक्वेशन है, रेट एक्सप्रेशन है, ये सब फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। होता क्या है? तो फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन व्हिच रेट इज रिलेटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। ए से प्रोडक्ट बना, फंडामेंटल पोस्टुलेट क्या है? रेट, जहां पर रेट इन व्हिच, जिसमें रेट इज रिलेटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। ए से प्रोडक्ट बना, यह एक प्रोसेस हुआ, ए से प्रोडक्ट बना, यह एक प्रोसेस हुआ। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से सर्कल करने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट, ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये कहां से लिखा जाता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट, कहां से लिखा गया, ये फंडामेंटल पोस्टुलेट है केमिकल काइनेटिक्स का, लॉ है ये। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के यूज करते हैं, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या कहीं कहीं पर ये स्पीड कांस्टेंट भी मिलेगा लिखा हुआ, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। ये जो दिख रहा है ये रेट इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ बोलिए, रेट इक्वेशन बोलिए, रेट एक्सप्रेशन बोलिए। रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। फिर इधर लिखे हैं के इंक्रीजेज रेट इंक्रीजेज, यदि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन इस पे कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज नहीं करेगा। के रेट कांस्टेंट कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, रिएक्शन का कैरेक्टर होता है। ये जो रेट कांस्टेंट के है, इसके बारे में अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है। इसके बारे में आर्हेनियस के इक्वेशन से डिस्कशन होता है कि रेट कांस्टेंट कैसे बदलता है। तो अभी तो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मैं ये बतला रहा हूं कि रेट इक्वल्स टू के इंटू ए, के रेट कांस्टेंट है, ए कॉन्सेंट्रेशन है। पूरे काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है रेट के बारे में ही। रेट किस किस से यहाँ पर बदल रहा है, तो के बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन ए चेंज नहीं करेगा। ए बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, ए मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, रेट इंक्रीजेज। तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, के भी बढ़ाएंगे, के मतलब रेट कांस्टेंट के वैल्यू को भी बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। अब थोड़ा बात समझिए यहाँ पे, रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ होता है रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और आगे चल के बच्चे इस पर पावर भी कुछ होगा n, और ये जो n है ना यहाँ पर, ये ऑर्डर होता है। अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सब पढ़ना आपको। इस पूरे को बोलते हैं रेट लॉ, नाम से ही स्पष्ट है, लॉ नियम, रेट लॉ फंडामेंटल पोस्टुलेट। तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, दिस इज फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट इज फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में, पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, यही है पूरा केमिकल काइनेटिक्स। पढ़ना है रेट के बारे में ही, क्योंकि रेट बढ़ाएंगे, रेट ही पढ़ना है, क्योंकि रेट बढ़ाएंगे के से बढ़ा सकता है, ए से बढ़ सकता है। तो पढ़ना, इसको दो भाग में कर लिया जाता है अपनी सुविधा के लिए। इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया जाता है, इसको सेकेंड पार्ट। कहने का मतलब है कि के बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का तो रेट बढ़ेगा, और आगे चल के उसमें ऑर्डर भी आ जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये लिखे है तो मॉलिक्यूलरिटी एक, ना अभी ऑर्डर जानते हैं ना मॉलिक्यूलरिटी, अभी कुछ नहीं जानते, अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही बड़ा चीज़ है। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसका पावर भी कुछ रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इसको फंडामेंटल पोस्टुलेट बोलते हैं, चैप्टर विशेषांक। मतलब पूरा केमिकल काइनेटिक्स इतना ही बड़ा है, इसको दो भाग में करके पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट इसको माना जाता है, तरीका है पढ़ने का, एनसीईआरटी देखिएगा तो पहले कॉन्सेंट्रेशन से चला है, अब बाद में चला है वो रेट कांस्टेंट से। रेट कांस्टेंट जाइएगा तो आर्हेनियस जाना पड़ेगा।
आर्हेनियस कहता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा और के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। आर्हेनियस के अनुसार अभी नहीं, या आर्हेनियस थ्योरी में सेकंड पार्ट में। ये फंडामेंटल पोस्टुलेट है, रेट इक्वेशन है। फंडामेंटल पोस्टुलेट बियर्स क्या रखता है? तो फंडामेंटल पोस्टुलेट बियर्स रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसमें मॉलिक्युलरिटी भी आ जाएगा एंड ऑर्डर। तो ये फंडामेंटल पोस्टुलेट रखता है रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी। और पूरे केमिकल काइनेटिक्स में यही पढ़ना है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी तो एक मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि रिएक्शन में के का वैल्यू 4 दे रखा है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू एक में दे रखा है 10 का पावर -2, एक में के का वैल्यू दे रखा है 10 का पावर 5, एक में के का वैल्यू दे रखा है 10 और एक ऑप्शन में के का वैल्यू देख रहा है 10 का पावर -10। इसमें आपसे सवाल पूछ रहा है कि किस केस में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेट इज वेरी फास्ट। तो आप देख के बता देंगे बी वाला जो रेट कांस्टेंट है इसका रेट बहुत फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, तो बी वाला जिसका रेट कांस्टेंट होगा उसका रेट ज़्यादा फास्ट। के इंक्रीजेज रेट इंक्रीजेज। और सबसे स्लो कौन हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि -10 का है। तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप के को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। पढ़ना है रेट के बारे में, लेकिन के को बढ़ाएंगे तो ए चेंज नहीं करेगा, ए को बढ़ाएंगे तो के चेंज नहीं करेगा। अपना दोनों अलग अलग है, इसीलिए तो पार्ट 1 की है, पार्ट 2 की है। पार्ट 1 को पार्ट 2 से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस दोनों को इससे मतलब है, पढ़ना भी है। आर्हेनियस कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। कैसे देखेंगे? इसमें और भी फैक्टर सब आता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आता है, और भी चीज सब आता है, वो सब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ये फंडामेंटल पोस्टुलेट है। फंडामेंटल पोस्टुलेट कहता है रेट लॉ। और रेट लॉ में क्या क्या हो सकता है? रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्युलरिटी, ये सब। मैं एक लेके चल रहा हूं, मैं इस तरह से भी तो ले सकता हूं एग्जांपल। यह एक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या हुआ? ए और बी मिलके प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट से हमें मतलब ही नहीं है। फंडामेंटल पोस्टुलेट कहता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स, नॉट प्रोडक्ट। तो जब भी रेट निकालेंगे, जब भी आप रेट लॉ लिखेंगे, जब भी आप रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से चलेंगे। प्रोडक्ट्स का भी निकाल देंगे, ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट, जिसको आगे चल के बोलते हैं रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेट। आगे चल के ये बात आएगा कि रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन, जिसको बोला जाता है रेट ऑफ इक्वलाइजेशन आगे। लेकिन मदद की तो ये है, मैं इसका रेट लॉ लिख रहा हूँ। तो रेट लॉ लिखेंगे तो रेट ऐसे लिखेंगे। हम अभी हमें पता नहीं कि इसका पावर क्या है, इसका पावर भी आएगा, पावर मतलब ऑर्डर भी आएगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका पावर x हो गया, इसका पावर y आएगा ही। x एंड y ऑर्डर है। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, पावर x पावर y। दिस इज रेट लॉ। यहाँ मॉलिक्युलरिटी नहीं कुछ तो हम कर सकते हैं ना, a और b 2 मोल है, 2 है मॉलिक्युलरिटी, और x एंड y क्या है यहाँ पर? ऑर्डर, ऑर्डर है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नहीं जानते अभी, वी डोंट नो, आगे पढ़ेंगे। अभी तो एक बता रहे हैं आपको क्या है। तो यही पूरे केमिकल काइनेटिक्स को चलाता है। पूरा केमिकल काइनेटिक्स यही है, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और उसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मदद से, रेट के मदद से रेट ऑफ प्रोडक्ट भी निकालेंगे, सब निकालेंगे, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, वो भी हम लोग निकालेंगे।
रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोग रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट लाइक ए स्पीड, स्पीड के तरह ही है, कॉमा द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, कितना नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम में, इसको भी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कीजिए, ऐसे डिफाइन कीजिए, दोनों है। चेंज इन प्रेशर भी ले सकते हैं, चेंज इन प्रेशर विथ चेंज इन टाइम, विथ पर यूनिट चेंज इन टाइम, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा डिफाइन क्यों मिलेगा सब जगह। रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यहां भी लिखे हैं रेट बराबर होता है मोल अपॉन लीटर इनटू टाइम, यूनिट ऑफ रेट है। ये कहां से लिखा है? तो यूनिट ऑफ रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन टाइम को लिखेंगे तो मोल पर लीटर, लीटर एक, टाइम एक, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। यहां पर देखिए रेट लिखते हैं dx अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। ये डेल्टा बड़ा वाला है, ये जो डेल्टा ये छोटा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इसको आगे चल के लिखेंगे एवरेज रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, आगे अभी लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ भी देखिए x अपॉन टी, x है कॉन्सेंट्रेशन, t टाइम है। यहाँ देखिए इस तरह से लिख दें x अपॉन टी, x कॉन्सेंट्रेशन है, t टाइम है। किसी भी तरह से लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन यदि टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे रेट कहलाएगा। जैसे स्पीड बोलते हैं उसी तरह रेट भी बोलना है, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है? टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन को आप लेते हैं। तो x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, x कॉन्सेंट्रेशन। तो जहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन होगा रेट होगा। रेट दो तरह का आपको पढ़ना है जो आगे क्लासिफिकेशन करेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अभी समझिए, ये जस्ट लाइक स्पीड है, स्पीड जिस तरह आप डिफाइन करते हैं उसी तरह रेट भी डिफाइन करिएगा। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, x1 कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t1 पे, x2 कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t2 पे। दो टाइम लिए हैं, दो कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं, दो टाइम दो कॉन्सेंट्रेशन है। अब रेट लिखना है हमें, तो x2 अब माइनस x1, t2 माइनस t1, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर T, ये इनिशियल फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1। तो चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जस्ट लाइक ए स्पीड, स्पीड में लिखते तो उसका आप निकालते हैं चेंज इन डिस्टेंस बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है कितने समय में कितना कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम्ड। प्रेशर के टर्म में भी ला सकते हैं, रेट बराबर ये भी लिख सकते हैं डेल्टा टी। और यदि रेट किसी ने इस तरह से लिखा तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ये फर्क यही होगा। कहीं कहीं पर इसी को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखेगा। मैं x को कॉन्सेंट्रेशन माना, उसी को ही मानते हैं। तो दिस इज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम।
टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कॉन्सेंट्रेशन का बात कीजिएगा रेट कहलाएगा। अब इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को अभी बोल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? सो देखिए, रेट इक्वल्स टू लिखे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिट ऑफ रेट, तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन के जगह मोल पर लीटर इनटू टाइम, तो रेट का ये यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ रेट। अब यहां पर लिए थे लेट टाइम इक्वल्स टू 1, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1, तो रेट हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। यही बोला था कि रेट को आप मोल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसको भी रेट। लेकिन कब? जब टाइम क्या हो, यूनिटी हो, वॉल्यूम क्या हो, यूनिटी हो। अभी फिर लिखें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डी एक्स अपॉन डी टी, तो फर्क यही है, एवरेज रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। ये दोनों अभी आगे डिफाइन करेंगे कि एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस क्या है। लेकिन मुझे एक बोले कि व्हेन, एक मैं चीज बोला हूँ, व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, इस तरह मैथमेटिकल लिखते हैं कि डेल्टा टी 0 हुआ नहीं, टेंस टू 0। जब डेल्टा टी इस तरह बड़ा वाला डेल्टा टी 0 के आसपास पहुंचेगा, देन एवरेज रेट बिकम्स इक्वल टू स्पॉन्टेनियस रेट dt। एवरेज रेट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ टाइम पीरियड बहुत बहुत छोटा होता है। एवरेज रेट निकालते हैं तो दो के बीच का टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, जो अभी ग्राफ सब ड्रॉ करके दिखला रहे हैं। इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, वहाँ पर आपको थीटा लेना पड़ेगा, टेन थीटा का फंक्शन लेना पड़ता है स्लोप का, जो एनसीईआरटी के इनिशियली में लिखा हुआ है ग्राफ। इंस्टेंटेनियस रेट का भी दिया हुआ है, एवरेज रेट का भी दिया हुआ है। ज़्यादा आपको एवरेज रेट ही पढ़ना है, लेकिन सवाल तो इंस्टेंटेनियस पर भी है, लेकिन ज़्यादा एवरेज पे है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरेज रेट, इसको बोलते हैं एवरेज रेट, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट भी बराबर होता है, कब? जब एवरेज टाइम टेंस टू 0। एवरेज रेट उसको कहते हैं जब टाइम इंटरवल ज़्यादा हो। जब टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा, टाइम इंटरवल मतलब चेंज इन टाइम, तो एवरेज रेट हो जाएगा। टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट। तो काइनेटिक्स में प्रोसेस को कौन चलाता है? रेट। सारा प्रोसेस को काइनेटिक्स में रेट चलाता है। रेट क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, रेट। तो यही रेट आपको पूरा स्टडी करना है। ये रेट किस किस से बदलेगा? तो फंडामेंटल पोस्टुलेट कहता है कॉन्सेंट्रेशन से और रेट कांस्टेंट से। कॉन्सेंट्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ आएगा, ऑर्डर आएगा, मॉलिक्युलरिटी आएगा, ये सब आएगा। जब के पढ़ेंगे तो वो आर्हेनियस के बारे में बात करेगा। तो के और एवरेज रेट में ये सब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ये सब कुछ टर्म है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट लिखे हैं फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन उसको कहेंगे जहाँ पर टाइम पीरियड, एवरेज टाइम वेरी स्मॉल हो। रेट में क्या लिखते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब टाइम पीरियड बहुत छोटा हो, वो देगा आपको सवाल में कि इसका टाइम पीरियड इतना है, इसका इतना है। तो जब टाइम पीरियड डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो फास्ट रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन, जिसका टाइम पीरियड -10⁻⁻⁴ सेकेंड होता है। रेट इज़ वेरी हाई। जब टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा तो रेट बराबर अभी क्या लिखे हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत छोटा होगा तो ये बहुत ज़्यादा होगा, तो रेट इज़ वेरी हाई। तो फास्ट रिएक्शन किसको कहेंगे? वैसा रिएक्शन जिसका टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो,
तो रेट उसका बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल क्या है? आयनिक रिएक्शन। रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। अब इतना फास्ट रिएक्शन ना हो कि रेट ही डिटरमाइन ना हो। अब सोचिए 10⁻⁻⁴ सेकेंड में कोई रिएक्शन कंप्लीट होता हो तो रेट डिटरमाइन करना दिक्कत है। तो रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। आप सही नहीं कर सकते हैं लेकिन टर्म है, एक्यूरेटली नहीं कर सकते। स्लो रिएक्शन अब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो टाइम पीरियड इज़ वेरी लार्ज, रेट वेरी स्मॉल। ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा। रस्टिंग ऑफ आयरन, घर में जो आयरन का रहता है बना हुआ पिलर वगैरह, तो रस्ट 1-2 दिन में नहीं करता है, 20 साल 25 साल 50 साल के बाद रस्ट शुरू होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है। इसमें रेट वेरी स्मॉल होता है तो इसका भी डिटरमाइन नहीं होता है। अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इतना स्लो प्रोसेस ना हो जाए जिसको काइनेटिक्स माने ही नहीं। काइनेटिक्स कहता है हमें मॉडरेट रिएक्शन दो, बहुत जल्दी हो जाए वो भी नहीं चाहिए, और जो बहुत स्लो हो, मंकी से ओमेन बनना वो बहुत स्लो है, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो है। मॉडरेट रिएक्शन, टाइम पीरियड इज नीदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। टाइम पीरियड ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। इस तरह के रिएक्शन को आप मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। आज जो पढ़ना है, रेट कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। काइनेटिक्स में तो रेट का ही मामला है, पूरा काइनेटिक्स किस पे घूमता है? रेट। कोई पूछे भैया काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हो बच्चे, तो रेट। व्हाट इज रेट? इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ पर यूनिट चेंज इन टाइम। आप डिफाइन कर देंगे रेट को, तो रेट चलाता है तो हमें तो रेट ही चाहिए, तो रेट जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे H2O2 का टूटना। जैसे मैं दूसरा भी एग्जाम्पल एक ले सकता हूँ, जैसे N2O5 है, 2 मोल ले लिया हूँ, ऐसे ही आप 10 मोल ले लीजिए, 1 मोल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका टाइम पीरियड नीदर टू स्मॉल और नीदर टू लार्ज, तो रेट कैन बी डिटरमाइंड। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो किस तरह के रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। किस तरह के रिएक्शन हमें चाहिए काइनेटिक्स में? मॉडरेट रिएक्शन। ना तो वेरी फास्ट चाहिए ना वेरी स्मॉल। वेरी फास्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका टाइम पीरियड बहुत कम हो। इसीलिए बोला हूँ इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है कम पढ़ना है, 1-2%, 98% एवरेज रेट पढ़ना है, जहाँ पर टाइम इंटरवल नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। तो ये था आपका कि कितने तरह का रिएक्शन है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल द ब्लैक बोर्ड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये केमिस्ट्री का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चे। यदि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल लग रहा है कि नहीं ये समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो इस पर केमिस्ट्री का सारा चीज़ मिलेगा, पूरा थ्योरी लेक्चर मिलेगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया मिलेगा, जो आपको डाउट होगा सब मिलेगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और रोटेट कीजिए, दोस्तों को भी कहिए, ताकि हम भी इससे थोड़ा एनर्जी गेन करें कि नहीं बच्चे लोग इसको पसंद करें। तो मुझे भी लगता है कि नहीं चलो और इसके लिए करो। ऑनलाइन है, सब काम ऑनलाइन ही अभी ज़्यादा करना है। जितना आपको हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में भी इसको रोटेट कीजिए। थैंक यू।